अभिक्रिया लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं, स्टेप्स कितने होते हैं। पांचवा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक टॉपिक को यहां पर अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पहले लिखते जाओ। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कामा शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ब्रैकेट में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हमने जो परिभाषा लिखा है वह समीकरण को ही ध्यान में रख करके लिखा है। जो चीजें उसमें सम्मिलित हो रही, जरूरी नहीं कि आप परिभाषाओं को जो उपयोग कर रहे हैं उसी को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण का ये फार्मूला हो गया। समीकरण क्या होता है, हमने 4-5 क्वेश्चंस जो किए हैं, एक एक को हम करते जाएंगे। तो समीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। यह प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जो परिभाषा लिखा हूं वही है कि उपस्थिति में, और क्लोरोफिल के सहयोग से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और ऑक्सीजन बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो पहले हम लोग चर्चा किए प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे या शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आप इस परिभाषा में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया जल आपका। यहां पर क्या बना, ग्लूकोज बना। एक एक स्टेप को समझते जाना। ये ऑक्सीजन आपका निकल गया वातावरण में, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका समीकरण क्या है। अब तीसरा है आवश्यक तत्व। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं।
पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा होता है जल। अब समझो कि वातावरण में क्या है, CO2 है, ठीक है। पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों से CO2 को अवशोषित कर लेता है। और जल कहां पर है, पृथ्वी के नीचे है, जो जड़ों के द्वारा, ठीक है, आपने पढ़ा है, जो वहन करता है। तो दो चीजें होती हैं, जल के, देखो, जल जाइलम के द्वारा, फल फ्लोएम के द्वारा। फल का मतलब फूड, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, और जल किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा, ठीक है। तो ये जल जो है अवशोषित करता है, पत्तियों तक ले जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब चौथा क्वेश्चन यहां पर आता है, एक एक स्टेप को, कि प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के चरण कितने हैं, स्टेप्स कितने हैं, कितने चरण में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के चरण, तो सबसे पहला क्या काम होगा कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, आ जाओ, को अवशोषित करना। प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, पहला स्टेप क्या होगा, अवशोषित करेगा। कौन करेगा, क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब प्रकाश को हमने क्या कर लिया, क्लोरोफिल ने अवशोषित कर लिया, तो ये क्या करेगा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। अब तीसरा क्या होगा, जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे, ऑक्सीजन में अपघटित करना। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अपचयन करना। चार स्टेप्स हो गए, क्योंकि लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो किस चीज को हमको कितना लिखना है ये जरूरी है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। जाओ, दिक्कत है तो जाओ।
हाँ, देखो प्रोसेस को समझो। पहले हमने लिखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो हमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा, क्लोरोफिल आवश्यक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होगी। अगर ये चारों कंपोनेंट हैं तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। ठीक है, अब इस कितने चरण में, कितने स्टेप्स में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है? तो पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, फिर क्या करेगा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, और फिर क्या करेगा, जो H2O है, ये जल जो है यहाँ, ये जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, अपघटन होता है। फिर चौथा क्या है, CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2 क्या करता है, ग्लूकोज का अपचयन करता है, रिडक्शन करता है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? तो जल से या CO2 से? जल से। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके? फिर पूछता है कौन सी प्रक्रिया होगी, तो अपचयन होगा। ठीक है, किस अब प्रक्रिया के तहत होता है, तो रिडक्शन प्रोसेस के तहत। और पूछे कि जल के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, तो अपघटन होता है। ठीक है, तो ये एक एक नंबर में शॉर्ट में पूछ लेता है कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या हो सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्या उपयोग है, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या हो सकता है? तो पहले हम लोग, इससे पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारे पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण ना होता तो क्या उत्पादक होते? तो पहला इसका महत्व हो जाएगा खाद्य श्रृंखला का आधार। खाद्य श्रृंखला का आधार होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का आधार होता है, बेस होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, पौधों का भोजन बनाना होता है। पौधों में भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि देखो जब आपसे पूछा जाता है आप जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। भोजन का निर्माण होता है। तीसरा क्या होता है, वातावरण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वातावरण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगर नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन निकलती? चौथा, लिखने के लिए बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आपसे 2 नंबर में पूछा गया है 2021 में कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है। तो पौधों में भोजन का निर्माण करता है, वातावरण में ऑक्सीजन को निकालता है, खाद्य श्रृंखला का, और क्या करता है, प्रदूषण को नियंत्रित करता है। कैसे? अभी आपने क्या क्या यूज किया है? अभी आपने प्रकाश संश्लेषण में CO2 पढ़ा है। CO2 को क्या करता है, जब अवशोषित करेगा तो क्या करेगा, वातावरण में जो प्रदूषण है CO2 की वजह से बढ़ रहा है, पेड़ों के कटाव की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलने लगेंगी, और जब पिघलेंगी तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो आसपास के जो शहर हैं वो क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे।
पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का कोई कार्य नहीं रहता है, जैसे कि वो ऑक्सीजन बाहर करता है तो पूरी मात्रा में करने पे आप कुछ रखता है। देखो, ऑक्सीजन का निर्माण ये करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। हम आप सभी जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो भोज्य पदार्थ बनेगा, ये ग्लूकोज, इसको स्टार्च के रूप में स्टोर हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन वातावरण में चली गई, ठीक है। अब हम लोगों का इससे ही संबंधित एक टॉपिक है, और आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था, स्टोमेटा, रंध्र, जिसको हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो पहले स्टोमेटा है क्या, ठीक है। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसमें रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जो रंध्र को खुलने और बंद करने में सहायता करती है, ठीक है। गार्ड सेल या रंध्र कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लवक पाया जाता है, उसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। तो लिखाना पड़ेगा या हो जाएगा? चलो लिख लो, एक लाइन लिखो, स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमेटा। पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाया जाता है, निचली सतह पर रंध्र पाया जाता है। रंध्र में रक्षक कोशिकाएं, रंध्र में रक्षक कोशिकाएं रंध्र को खुलने और बंद होने में सहयोग करती हैं। सहयोग करती हैं। स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे। एक शब्द छूट गया, छोटे छोटे छिद्र के रूप में, वो ठीक है, वो स्टार दे करके लिख लेना, छोटे छोटे छिद्र के रूप में। हाँ, रंध्र में क्या है कि स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको समझो, पहले प्रोसेस को समझो, फिर आप अभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये नोट डाउन हो गया? ठीक है, करो तुरंत, क्योंकि देखो आज हमको मानव पाचन तंत्र तक पढ़ना है किसी भी तरह से। अब जितना समय आप लीजिएगा तो हम उतने समय तक आपको पढ़ाएंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा।
चलो यही महत्व ही मिटाते हैं, इसका भी महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी जो लोग नोट डाउन नहीं किए हैं तुरंत करते रहें और समझें, समझना ज्यादा जरूरी है अभी। तो जैसे हमने कहा कि अब आप पहले सब लोग मेरे साथ संरचना को बनाओ। बात नहीं, ये ओपन स्टोमेटा बना देते हैं, ऐसे ही क्लोज्ड भी बनेगा। कलर्ड चॉक है। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पट्टियों पर छोटे छोटे छिद्र। वही तो हुआ, छोटे छोटे जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल। जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? द्वार कोशिका। ठीक है, ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, लवक, हिंदी में कहते हैं लवक। और इसी के अंदर जो ये भरा हुआ है, इसी के अंदर ही पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको कहते हैं हरित लवक। अब आप और ये है छिद्र, रंध्र छिद्र बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसमें दिए गए चित्र में क्या क्या है, कौन सा। ठीक है, तो पहले देखो ये दो कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये ओपन है, स्टोमेटा ओपन है। जब ये रंध्र बंद हो जाएंगे तो ये क्या होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। गार्ड सेल जो गेटमैन होता है वो क्या करता है? व्यक्ति किसको आना है किसको जाना है इसको क्या करता है? वो रक्षक कोशिका है, देख करके ही अंदर आने और जाने की परमिशन देता है। तो जब देखता है कि CO2 की आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है, ऑक्सीजन निकलना है और CO2 को एब्जॉर्ब करना है, तो ये क्या होता है? ओपन होता है। और इसके अलावा जब हमें वाष्पोत्सर्जन करना हो, ठीक है, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया हो, तब के यह क्या होता है? ओपन हो जाता है। सर, हाँ, ये तो ऑक्सीजन निकालेगा तब भी तो ओपन होगा। बता रहे हैं ना, प्रोसेस हम एक एक अभी इसके कार्य भी बताएंगे, घबराओ मत। सारा चीज यहाँ पर, यहाँ से O2 को निकालेगा और C2 को क्या करेगा? CO2 को अंदर लेगा। अब देखो दो गार्ड सेल्स हो गई। इसमें आप देख रहे हैं कि इस संरचना को क्लोरोप्लास्ट लवक बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया है
कि चित्र बना दिया है और पूछा है कि दिए गए चीजों का नाम लिखें, नामांकित चित्र का वर्णन करें। तो जैसे ये आपके दोनों क्या हैं, गर्ड सेल हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। इसको क्या बोलते हैं, तो रंध्र छिद्र बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, स्टोमेटा पोर जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहां से CO2 और O2 क्या होता है, आने और जाने का कार्य करता है। अब अच्छा, हमेशा अगर हमारे रंध्र ओपन रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन की वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जल की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो उसको बनाए रखने के लिए स्टोमेटा के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला होता है गैसों का आदान प्रदान करना। कौन सा, CO2 और O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, मतलब लेना और निकालना। दूसरा इसका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तीसरा इसका कार्य श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालने का कार्य भी ये करता है। चौथा, जल की मात्रा अगर बढ़ गई है, जल की मात्रा को संतुलित करने का कार्य भी स्टोमेटा करता है। तो कार्य लिख लो, कम से कम 2 नंबर में कभी कभी पूछता है स्टोमेटा के कार्य क्या है। तो पहला कार्य है कि गैसों का आदान प्रदान करना। देखिए इस क्वेश्चन ये पूछा गया है ना ABC करके, कि इसको क्या कहते हैं, A, B और C। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि दे दिया है इसको A और इसको दे दिया B और इस पोर को दे दिया C। ABC क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये गर्ड द्वार कोशिकाएं हैं, रक्षक